नमस्कार मित्रों, मैं आपका प्रवेश आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके बारे में जानना, खोजना यह हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, हमें जानना चाहिए कि उस समय के लोग आज से करीब 4000 साल पहले लोग कितने आगे थे, कितने विकसित हुए थे, उनकी संस्कृति क्या थी, उनकी सोच कहाँ तक थी, और कंपैरिजन करना चाहिए कि आज हम कहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम एक विस्तृत जानकारी लेंगे। जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले लोग वैदिक सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता जब वेदों का, महाभारत, महापुराणों की रचना हुई थी, उस काल को वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि की बात करें तो आज से करीब 3520 साल पहले, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। 1856 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने का काम चल रहा था और इस रेलवे लाइन बिछवाने के काम के लिए जो प्रोजेक्ट था, इसके मुख्य निर्देशक जॉन विलियम ब्रंटन जी थे उस टाइम। तो इसी बीच ज़मीन से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। लोग इसे चमत्कार समझे और वहाँ के आसपास के लोग तो इन ईंटों को अपनी ज़रूरत में यूज़ करने लगे। लेकिन किसी को आभास भी नहीं था कि यहाँ तो पूरा एक नगर बसा हुआ है। जॉन विलियम ब्रंटन को कुछ आभास हुई और उन्होंने जाके अपने मालिक से इसके बारे में बताया। इसी बीच सन 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI बोलते हैं, की स्थापना 1861 में हुई। उस समय तो यहाँ पर ब्रिटिश का राज चलता था, पूरा ब्रिटिश वालों के हाथ में ही था। सन 1921 में दयाराम सानी के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशानुसार खुदाई का कार्य शुरू हुआ। ये खुदाई जिस जगह से ईंटें मिली थी उस जगह पर हुई और यह जगह थी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिला। और यहाँ एक रावी नदी है। इस रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल है। तो एक बड़ा शहर बसा हुआ था जब उन्होंने खुदाई का काम पूरा किया, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। खुदाई की इनके बाद तो खुदाई की जैसे मानो होड़ लग गई। 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। तब लोगों को आभास हो गया, समझ आ गई कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे तक ही सीमित है, जिससे उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। दोस्तों, इंडस रिवर, सिंधु नदी के नाम को इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है और वैली मतलब होता है घाटी, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। तो इस प्रकार से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आज तक 1500 केंद्र खोजे जा चुके हैं, जिसमें 925 केंद्र तो भारत में हैं, 475 साइट पाकिस्तान में और कुछ अफगानिस्तान में। और इन सभी केंद्रों में 78% स्थल सरस्वती नदी और इसकी सहायक नदियों पर बसे हैं।
इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सभ्यता के कई नाम हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं उनका जब रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा टेस्ट किया गया तो यह अनुमान लगाया गया यह सभ्यता तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जैसे मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जहाँ दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा यह अनुमान लगाया गया, सबसे सटीक अनुमान बताया गया कि यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चली थी, जो आज से अगर जोड़ा जाए 2020 से जोड़ा जाए तो करीब 4370 साल पुरानी है। दोस्तों, इस सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया, ब्रॉन्ज एज जिसे कहते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग कांस्य के बर्तन यूज़ करते थे। खुदाई के दौरान कांस्य के बर्तन मिले, मूर्तियाँ मिली। ब्रॉन्ज मतलब होता है दोस्तों, ब्रॉन्ज यह एक एलॉय है और कंपोजिशन में ये एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम से मिलकर बना है और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा और टिन पाया जाता है। तांबा और टिन, टीटी याद रखेंगे, ब्रॉन्ज से टीटी याद रखेंगे, टी से तांबा और टी से टिन। तांबा को कॉपर बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से तांबा जो है वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में, खेतड़ी एक प्लेस है बलूचिस्तान में, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और आज भी मिनरल्स भरे पड़े हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में। और टिन जो है मध्य एशिया के अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो ब्रॉन्ज हुआ, इनका व्यापार भी यहाँ के लोग करते थे, विदेशों से इनका व्यापार भी होता था। अफ़गानिस्तान में सोना चांदी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। खुदाई के दौरान जो नगर दबे मिले उससे यह पता लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कितने विकसित थे। नगरों का डिज़ाइन और खूबसूरती बेजोड़ थी। इनके शहरों में एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से शहरीकरण प्रणाली अपनाई गई थी। सैंधव सभ्यता के लोग 2 पहियों एवं 4 पहियों वाले बैलगाड़ियों का भी उपयोग यातायात के लिए करते थे। ये लोग खेती भी करते थे। इनका मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करता था। दोस्तों, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की अगर खिड़कियों और दरवाज़ों की बात करें तो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। इसके बजाय जिसे हम पिछवाड़ा कहते हैं, पीछे की तरफ से खोले जाते थे। इसमें भी लॉजिक था। आप खुद समझदार हैं, इसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्यों किया जाता था। केवल एक ही नगर लोथल, जहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, मतलब सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। जो अक्षर मिले वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। किसी भी विद्वान ने उन अक्षरों को पढ़ नहीं पाया है। और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और हमारी लिपि की बात करें तो सबको मालूम होना चाहिए देवनागरी हमारी लिपि है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सभ्यता में पर्दा प्रथा भी प्रचलित था। पर्दा प्रथा जो आज भी हमारे यहाँ चल रही है। इससे यह कहा जा सकता है, इससे हम समझ सकते हैं कि यह सभ्यता, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित, सुंदर एवं सुशोभित नगरीय सभ्यता थी, बहुत ही खूबसूरत।
तो ये सब सारी चीज़ें थी दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। जो स्थान खुदाई के दौरान मिले हैं उन स्थानों में से क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उसके बारे में अब जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा पुरास्थल की बात करेंगे। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर पुरास्थल है। हड़प्पा से पकी हुई ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला दोस्तों। पकी हुई ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला। इन जो चबूतरा मिला इनके छेदों से राख मिले, जले हुए गेहूँ मिले, जौ मिले, जौ के दाने एवं भूसा के तिनके मिले। कहाँ से? इन चबूतरा के छेदों से। क्यों मिले? ऐसा मानते हैं कि इन्हीं चबूतरों के माध्यम से जौ को पीसा जाता था। दोस्तों कुछ बर्तन भी मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घर में कमरे और आंगन होते थे और हड़प्पा सभ्यता में किसी भी घर पर एक भी कुआं नहीं मिला है। दोस्तों इसकी खुदाई मैंने बताया था सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। दोस्तों चलते हैं आगे, मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा हुई। और मोहनजोदड़ो से हमें गेहूँ मिले हैं, काले गेहूँ। जी हाँ, बहुत दिन हो जाएंगे तो काले ही पड़ जाएंगे। और तांबे और कांस्य के बर्तन मिले। माप तौल के लिए पत्थर यूज़ करते थे वो मिले। तांबे का आईना मिला और मिट्टी के खिलौने मिले। पत्थर के औजार मिले, तांबे की सुइयाँ मिली। सभी घरों में कुआं मिला है। जी हाँ, मोहनजोदड़ो के सभी घरों में कुआं मिला है, लेकिन हड़प्पा की खुदाई उनके घरों में कुआं आपको नहीं मिलेगा। केवल मोहनजोदड़ो में ही घरों में कुआं मिला है। दोस्तों आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है जिसका आकार बहुत ही बड़ा था। इसके बीच जो स्नान कुंड था, अगर उसकी साइज़ की बात करें तो 11.8 मीटर लंबा, 11.88 मीटर उसकी लंबाई थी। और अगर चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर उसकी चौड़ाई थी। और गहराई डेप्थ की बात करें तो 2.43 मीटर थी। तो इस प्रकार से यह एक विशाल स्नानागार था, स्नान कुंड था और इसमें लोग सामूहिक रूप से स्नान करने के लिए आते थे। दोस्तों आगे चलते हैं। हम 3 प्लेस को कंपैरिजन करते हैं, कालीबंगन, लोथल, सुरकोतदा। और कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संसार का सबसे पहला जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो दोस्तों बेहिचक कालीबंगन को बताइएगा। कालीबंगन बहुत महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा। दोस्तों कालीबंगन और लोथल, इन दोनों जगहों से इनके घरों के अंदर गोल अग्निकुंड पाए गए। गोल अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल इन दोनों जगहों से पाए गए। अगर हम लोथल और सुरकोतदा की बात करें तो ये दोनों जगह सिंधु घाटी के बंदरगाह हुआ करते थे। अगर हम तीनों की बात करें दोस्तों, कालीबंगन, लोथल, सुरकोतदा, तीनों जगहों से घोड़े के अस्थ पंजर मिले हैं। इस प्रकार से घोड़े को काम में यूज़ किया करते थे ये लोग। दोस्तों शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथा इस सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा से शवों को दफनाने का पता चलता है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी, विद्यमान थी। और लोथल एवं कालीबंगन में दोनों समाधियाँ मिली हैं, दोनों युग्म की समाधियाँ मिली हैं। वहाँ जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सब सारी संस्कृतियाँ, ये सभ्यताएँ ये इतनी विकसित थी। घरों की जो नगर की डिज़ाइन था वो खूबसूरती थी, बहुत ही खूबसूरत। और इस प्रकार से धीरे धीरे और इस सभ्यता की समाप्ति पर आ गया। 1750 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है।
दोस्तों इन सभ्यता के विनाश का कारण कई लोगों का यह मानना है कि सरस्वती नदी का सूखना इसके विनाश का कारण है। और कई महान विशेषज्ञ बताते हैं कि एक बड़ी बाढ़ आई थी, एक बड़ी बाढ़ इसका विनाश का कारण बना। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें थी सिंधु सभ्यता के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।